हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके अंदर किस तरह से जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से बन के आया है, इसका इवैल्यूएशन किस तरह से हुआ है, क्या क्या ऐसे इवेंट हुए जिसके वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बनने को मजबूर किया है। तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या होता है, सितंबर 1968 के अंदर मुन्नवरू कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिसिप्लिन के ऊपर सोचा जाता है। फिर उसके ऊपर उसकी स्टडी किस तरह से हो पाएगी, उसके ऊपर रीथिंकिंग किया जाता है, रिफ्रेशिंग किया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आउटलुक के ऊपर, और किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम और बेहतरीन बना सकते हैं, उसका डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं, और क्या क्या रिफॉर्म लेके आ सकते हैं, ये सभी चीज़ों के ऊपर मुन्नूर कॉन्फ्रेंस के अंदर बातें होती है। फिर उसके बाद जब ये होने से पहले 1950s और 1960s में जो गवर्नमेंट होती है उसको पॉजिटिव गवर्नमेंट बोला जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय जो गवर्नमेंट होता था वो वेलफेयरिज्म की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा था। फुल ऑफ स्कोप, मतलब ये कि जो लोगों की एस्पिरेशन थी वो काफ़ी बढ़ चुकी थी, उनके ऑप्टिमिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे और बहुत ज़्यादा होप करने लगे थे गवर्नमेंट के ऊपर में। तो इसके वजह से गवर्नमेंट पूरा बल्कि हो चुका था, जो कि हैंडल नहीं कर पा रहा था वेलफेयर, ओके, लोगों के वेलफेयर को हैंडल नहीं कर पा रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो इसीलिए गवर्नमेंट के अंदर मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्राइसिस आते, काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसके वजह से ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये एक नया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बन के सामने आता है। अब हम कुछ ऐसे इवेंट्स देखेंगे जिसके वजह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामने आता है, इवॉल्व होके आता है। तो वर्ल्ड में जैसे अमेरिका वियतनाम वार करता है, अर्बन राइट्स होते हैं, क्राइसिस होती है, इथिकल स्ट्राइक्स होती है, असैसिनेशंस होता है जॉन एफ कैंडी का एंड मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। उसके बाद कैंसलेशन होता है नॉमिनेशन अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का, जिनका नाम है लिंडन जॉनसन। तो ये कुछ इवेंट हुए जिससे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना काफ़ी मुश्किल हो गया था। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पुराने और एक्सपीरियंस स्कॉलर थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, क्योंकि ये जो इवेंट है ये काफ़ी ज़्यादा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सामने लेके आता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से, मतलब एक अच्छा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से मेनली ये सभी चीज़ें, ये सभी प्रॉब्लम हुई थी, मतलब ये सारे इवेंट हुए थे। तो इसमें जो पुराने और जो एक्सपीरियंस स्कॉलर थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो इसके ऊपर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। तो इनके अगेंस्ट में, इन ओल्ड और एक्सपीरियंस स्कॉलर के अगेंस्ट में यंग स्कॉलर जो होते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जिनको लीड करते ड्विट वॉल्डो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते। और ये कुछ मतलब ऐसे मेनली जो मुन्नूर कॉन्फ्रेंस होता है ये इसी के वजह से हो जाता है। फिर आगे चल के न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामने आता है। अभी हम कुछ ऐसे लैंडमार्क इवेंट देखेंगे जिसके वजह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामने आता है, मतलब उसकी मेनली चर्चा होती है। ये उसके, ये जो है कुछ इवेंट है जो भी, मतलब ये भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इमरजेंस ऑफ द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये कुछ कॉन्फ्रेंस और कुछ रिपोर्ट है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा इमर्ज करने के लिए मजबूर कर देते न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। तो सबसे पहले 1967 में हनी रिपोर्ट आती है, जो मेनली हायर एजुकेशन के बारे में बोलती है, पब्लिक सर्विसेज का। उसके बाद 1967 सेम ईयर में फिलांथ्रोपिया कॉन्फ्रेंस होती है, ये थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की बात करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। देन 1968 में फर्स्ट मुन्नूर कॉन्फ्रेंस होती है, जिससे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामने आता है, इमर्ज होता है। तो इसको हम अभी वन बाय वन समझते हैं। देखिए 1966 में हनी रिपोर्ट आती है, जिसको चेयर करते जॉन हनी। और ये रिपोर्ट में मेनली 4 ऐसे प्रॉब्लम बताते हैं जो कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब ये जो पुराना जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उससे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आने के लिए मजबूर करते हैं। तो सबसे पहला, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में उसकी स्टडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है फंड, जो कि बहुत कम मात्रा में था। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की आइडेंटिटी स्कोप, उसमें अंदर क्या पढ़ा जाएगा, उसका स्कोप क्या है, उसका नेचर क्या है, मेनली उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस में आ जाती है, आ गई थी। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम बताया। मतलब ये हम बोल रहे हैं कि जो हनी रिपोर्ट है उसने अपने रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें बताया जिसके वजह से मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
प्रॉब्लम झेल रहा था। तो सबसे पहले तो इनएडिक्वेट फंड था, क्राइसिस थी आइडेंटिटी की, उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत कम इंस्टीट्यूशंस थी जिसके अंदर स्टडी हो सके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतरीन ढंग से पढ़ सके। तो इसके लिए जो इंस्टीट्यूशन थे वो बहुत कम थे। और उसके बाद जो कम्युनिकेशन गैप था, मेनली जो स्कॉलर थे और जो प्रैक्टिशनर्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप थी, जिसके वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आ रहे थे। और इन्होंने इसके बाद, ये प्रॉब्लम के बाद, कुछ रिकमेंडेशन दिए इस हनी रिपोर्ट ने। क्या क्या रिकमेंडेशन दिया कि हमें इस्टेब्लिश करना चाहिए एक नेशनल कमीशन ऑन द पब्लिक सर्विस के ऊपर, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करे। उसके बाद फेलोशिप एंड इंटर्नशिप प्रोग्राम कंडक्ट होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर रिसर्च होना चाहिए, और उसके लिए जो फंड है यूनिवर्सिटीज़ को वो प्रोवाइड करना चाहिए, रिसर्च फंड प्रोवाइड करना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को। जो गैप है बिटवीन द गवर्नमेंट एक्सपर्ट एंड जो सब्जेक्ट थेरिस्ट है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो एक्सपर्ट है और जो गवर्नमेंट एक्सपर्ट है, इनके बीच में जो गैप है, इसको गैप को कम करना होगा हमें, तब जाके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम बेहतरीन ढंग से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट के अंदर में। देन हमें जो यूनिवर्सिटीज़ है उसको इवेल्युएट करने की ज़रूरत है टाइम के हिसाब से। तो टाइम टू टाइम हमें इवेल्युएट भी करना है उस यूनिवर्सिटीज़ का जहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी होती है। तो ये हनी रिपोर्ट ने अपने कुछ मेनली प्रॉब्लम बताए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से हम बेहतरीन बना सकते हैं उसके सॉल्यूशन बताए, रिकमेंडेशन बताए। देन इसके बाद 1967 में फिलान्थ्रोपिया कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि चेयर करते जेम्स सी चार्ल्सवर्थ। इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के अंदर में क्या व्यू बताए, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके जरिए जिस तरह से स्टेट का जो रोल है वो काफ़ी बढ़ रहा है, तो इसको जो स्कोप है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये काफ़ी बढ़ने के वजह से जो स्मॉल स्टेट है उससे हमें बड़ा स्टेट बनने की ज़रूरत है, तभी वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से हैंडल कर सकता है। देन एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होना पड़ेगा, मतलब ये कि अगर कहीं पे ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा तो वहाँ पे बड़ा होना पड़ेगा, और कहीं पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत कम है तो वहाँ पे छोटा होना पड़ेगा। इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वायरमेंट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से खुद को श्रिंक और एक्सपांड करना पड़ेगा। देन सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मेन मकसद ही होता है कि हमें जो सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको देखना है और उसको सॉल्व करना है। ओके, जो भी डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वलिटी, इस टाइप से जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है, और दैट विल बी सॉल्व थ्रू दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन एम्फेसाइज करना है सोशल इक्विटी के ऊपर में। तो सोशल इक्विटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाज के अंदर में ऐसे जो लोग होते हैं जो डिस्क्रिमिनेटेड होते हैं, अंडर प्रिविलेज होते हैं, मार्जिनल और पुअर लोग होते हैं, तो हमें इसीलिए सोशल इक्विटी लेके आना है, दैट इज़ मेनली बाय द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में हमें एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। जो भी प्रोफेशंस होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको अच्छी ट्रेनिंग देना है, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करना है, सो दैट वो क्या कर सके, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बेहतरीन बना सके, और दैट कैन बी इम्प्लीमेंट इन द गवर्नमेंट एज वेल। देन फिलान्थ्रोपिया कॉन्फ्रेंस के बाद 1968 में मुन्नूरू कॉन्फ्रेंस होता है। सितंबर 1968 में फर्स्ट मुन्नूरू कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि चेयर करते हैं ड्विट वाल्डो। इन्होंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गोल बताए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे कि पहला है रिलेवेंस। जो भी समाज के अंदर में जो भी एक्टिविटी होती है सोसाइटी के अंदर में, उसको हमें रिलेट करना है, हमें सोशल कंटेस्ट के साथ, मतलब समाज के अंदर जो सोशल एक्टिविटीज़ होती है उसके साथ रिलेट करते हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमें इम्प्लीमेंट करना है। मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत क्लोज और रिलेवेंट के साथ, मतलब सोसाइटी की जो भी एक्टिविटी होती है उसके साथ रिलेवेंट करते हुए समाज के साथ बहुत क्लोज लेके आना है पब्लिक एडमि न्यू, मतलब ये गोल है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिलेवेंट, जो भी समाज की एक्टिविटी होती है उसके साथ रिलेवेंट करना है और उसको क्लोज लेके आना है। देन दूसरा है वैल्यूज़। जो मुन्नूर कॉन्फ्रेंस फर्स्ट हुआ था उसका ये भी गोल है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको हमें चेंज करके न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेके आना है, तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू न्यूट्रल नहीं रहेगा। जिस तरह से ओल्ड ट्रेडिशनल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो मेनली
वैल्यू न्यूट्रल की तरफ ध्यान दे रहा था। तो हमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमें मेनली ये रिजेक्ट करना है, जो वैल्यू न्यूट्रल है वो चीज़ को जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट करता है मेनली वैल्यू न्यूट्रल को। और बात करता है कि समाज के अंदर में जैसे डिसएडवांटेजेस, अंडर प्रिविलेजेस, जो मार्जिनल सेक्शन के जो सोसाइटी के अंदर जो लोग होते हैं, बहुत मतलब गरीब लोग होते हैं मेनली, तो उनके तरफ भी हमें ध्यान देना है। हमें वैल्यू न्यूट्रल नहीं होना है, हमें वैल्यू प्रोवाइड करना है लोगों को। ओके, हमें अच्छा और बेहतरीन उन्हें लाइफस्टाइल देना है, ठीक है, जिससे कि वो अपनी लाइफ बेहतरीन ढंग से चला सके। देन सोशल इक्विटी की बात करता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सोशल इक्विटी की मतलब ये है कि जो समाज के अंदर में जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जिनको बेनिफिट के नाम पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, अंडर प्रिविलेज और जैसे गरीब लोग होते हैं, पुअर लोग होते हैं, मार्जिनलाइज लोग होते हैं, वो सभी को हमें समाज के जो ऊपर वाले जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके साथ, ओके, उनके साथ मिलके हुए सबको समान अधिकार प्रोवाइड करना है। यह है सोशल इक्विटी। तो सोशल इक्विटी मेनली क्या बात कर रहा है कि समाज के अंदर में सभी लोगों को, जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका गोल है कि समाज के अंदर में सभी लोगों को समान बेनिफिट मिलने चाहिए, इक्वल बेनिफिट मिलने चाहिए। तो इसके लिए हमें सोसाइटी को चेंज करने की ज़रूरत है। तो जैसे समाज के अंदर में जैसे स्ट्रक्चर बना है रिच एंड पुअर का, स्ट्रॉन्ग एंड वीक का, डोमिनेटिंग एंड डोमिनेट का, इस तरह से जो उसको हमें चेंज करना है, सोसाइटी को हमें चेंज करना है, ये बोलता है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये गोल है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के गोल है। सबसे पहला गोल ये है कि रिलेवेंस लेके आना है, मतलब जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको सोसाइटी की जो भी एक्टिविटी होती है उसके साथ रिलेट करते हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्लोज लेके आना है। देन वैल्यू प्रोवाइड करना है, लोगों की जो वैल्यूज़ है जिससे वो बेहतरीन लाइफ जी सके। जो डिसएडवांटेजेस, अंडर प्रिविलेजेस जो लोग हैं, उनको एक बेहतरीन लाइफ देना है, उनको वैल्यू, उनको हर तरह की वैल्यू प्रोवाइड करना है जो उनके जीवन के लिए काम आ सके। समाज के अंदर इक्विटी लेके आना है, समानता लेके आना है, इक्वेलिटी लेके आना है मेनली, ठीक है। और इक्वेलिटी लेके आने के लिए हमें समाज में कुछ चेंजेस लेके आना पड़ेगा। एंड दैट चेंजेस में भी मतलब जैसे गरीब और अमीर के बीच में जो जो एक्चुअली डिफ्रेंशिएट है, उसके बाद जो स्ट्रांग और वीक के बीच में है, जो डोमिनेटिंग एंड डोमिनेट के बीच में है, तो ये सबको हमें चेंज करना पड़ेगा और इक्वेलिटी लेके आना पड़ेगा। ये है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का गोल, ठीक है। और यही मुन्नूर कॉन्फ्रेंस के गोल है जो बताए गए। अब देखो, इस जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इसके ऊपर अलग अलग स्कॉलर ने अलग अलग व्यू दिया है अपने। तो इसमें हम देखेंगे रॉबर्ट टी गोल्मविस्की के व्यू क्या क्या है। इन्होंने कुछ एंटी गोल बताया और कुछ गोल बताए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इन्होंने जो एंटी गोल बताया, जिसमें पहला है एंटी पॉजिटिविस्ट। एंटी पॉजिटिविस्ट है, उसके बाद एंटी टेक्निकल है, देन एंटी हेरार्किकल है। तो एंटी पॉजिटिविस्ट से मतलब ये है कि जो पुराना जो ट्रेडिशनल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो मेनली फैक्ट बेस्ड पे था, और वो वैल्यू को निगलेक्ट करता था, ध्यान नहीं देता था लोगों, मतलब ह्यूमन वैल्यू को ध्यान नहीं देता था, और फैक्चुअल चीज़ों पे था। तो ये क्या बोलता है, ये जो रॉबर्ट टी गोल्मविस्की है, ये बोलते कि हमें एंटी पॉजिटिविस्ट होने की ज़रूरत है। एंटी पॉजिटिविस्ट का मतलब ये है कि हमें मेनली मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वैल्यू बेस होना चाहिए, लोगों की वैल्यू को ध्यान में रखना चाहिए, लोगों की जो जो बेहतरीन लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अच्छी लाइफ कब प्रोवाइड कर सकता है, जब लोगों के वैल्यू की तरफ ध्यान देगा। तो ये पहला पहला इन्होंने एंटी गोल बताया, एंटी पॉजिटिव। दूसरा है एंटी टेक्निकल। एंटी टेक्निकल से मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो मैकेनिस्टिक बेस था। मैकेनिस्टिक बेस का मतलब ये है कि आदमी को, मैन को क्या समझ रहा था, मशीन समझ रहा था, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, ह्यूमन बीइंग जो है वो वो क्या है, उसके भी कुछ फीलिंग्स होते हैं, ओके। और उसके उसके फीलिंग्स और उसके इसके वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ बोल सकते हैं, या उसके जो भी इमोशंस है उसको भी हमें
ध्यान रखना है, ना सिर्फ टेक्निकल की मतलब टेक्निकल प्रॉफिट की तरफ ही हमें ध्यान देते हुए एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, ये बोलना चाह रहा है। फिर एंटी हेरारकी का मतलब ये है कि हेरारकी में क्या होता है, हेरारकी जहाँ पे होती है मतलब जहाँ टॉप टू डाउन अप्रोच होता है इस टाइप से, तो ये रिजिड जैसे हो जाता है। तो फिर इसमें ऑथोरिटेरियन व्यू मतलब ऑथोरिटेरियन टाइप एक प्रकार की समस्या आ जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा कठोर बन जाता है। तो एंटी हिरार्किकल होना चाहिए, मतलब ये कि जो लोगों के साथ मिल बांट के एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, ये है मेनली रॉबर्ट टी गोल्डफिश के एंटी गोल। उसके बाद इनके गोल क्या क्या है, देखिए इनके गोल है रिलेवेंस, वैल्यू, सोशल इक्विटी और चेंज, ये चारों हमने तो देख ही लिया। और प्रोग्रेसिव अप्रोच भी इनका एक गोल है जो इन्होंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बताया है। तो प्रोग्रेसिव अप्रोच का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट नहीं होता है और कोई भी मैन भी परफेक्ट नहीं होता है, उसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। और ये मतलब बेस्ट जैसे कोई चीज़ नहीं होता है, हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आना होता है। तो जो इनका व्यू ये है कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में हमें जो भी चीज़ें लेके आना है उसको प्रोग्रेसिव अप्रोच के थ्रू लेके आना है, इम्प्रूवमेंट करते हुए लेके आना है। तो ये इनका गोल है। एक तो रिलेवेंस है, सोसाइटी में हमें रिलेवेंट लेके आना है। ओके, मतलब ये कि सोसाइटी को रिलेवेंट बनाना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को रिलेवेंट बनाना है टू द सोसाइटी के साथ में। वैल्यू को ध्यान में रखना है, सोशल इक्विटी लेके आना है, चेंज करना है सोसाइटी को। ठीक है, तो इस तरह से ये इनके व्यू थे रिलेटेड टू द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद जो फेडरिक्सन है, इन्होंने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपने क्या व्यू बताया, इन्होंने एम्फेसाइज दिया कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए, चेंज लेके आना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए और उस हिसाब से चेंज लेके आना चाहिए। जिस तरह से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज हो रहा है, तो इस हिसाब से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चेंज हो रही है, तो इस हिसाब से चेंज लेके आने की ज़रूरत है। देन रैशनैलिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए। ओके, कि क्या लॉजिक है उसके तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ना कि रूढ़िवादी बनना चाहिए, ऑर्थोडॉक्सी की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। देन लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इट मीन्स व्हाट, वहाँ पे लोगों का पार्टिसिपेशन, वर्कर का पार्टिसिपेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में वो लेके आना है। स्ट्रक्चरल को कम से कम रखना है हमें, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा हेरारकी बढ़ेगी, स्ट्रक्चर बढ़ेगा, उससे क्या हो जाएगा, लोगों के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाएगी, क्योंकि समस्या पता नहीं चलेगी और एक ऑथोरिटेरियन टाइप रूल आ जाएगा। देन एजुकेशन और ट्रेनिंग लेके आना है हमें, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी लीडर्स होंगे उनको एजुकेट करना है, उनको ट्रेनिंग देना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग देना है, एजुकेट करना है। ठीक है, तो ये मेनली व्यू थे फेडरिक्सन के, जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इन्होंने व्यू बताया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इसके तरफ ध्यान देना चाहिए, इन सभी चीज़ों के तरफ ध्यान देना चाहिए। एक तो चेंज करना चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को, रेशनलिटी लेके आना चाहिए, वर्क पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए, स्ट्रक्चर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एजुकेशन और ट्रेनिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह से मतलब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन सभी चीज़ों के ऊपर एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है, ये बताया फेडरिक्सन ने रिलेटेड टू मतलब अपने जो व्यू न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब बात करेंगे हम मुन्नरुक सेकंड, जो कि हुआ था 19 सितंबर 1988 को, जिसको चेयर किए थे डिविट वाल्डो द्वारा। देखिए इसमें मेनली जो स्टेट्स का जो रोल है उसके तरफ ध्यान दिया था, को जो स्टेट को प्रोवाइडर से अभी फैसिलेटर बनने की ज़रूरत है। क्योंकि इस देखिए जो मुन्नरुक वन हुआ था फर्स्ट, वहाँ पे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही थी। अभी जो मुन्नरुक सेकंड हुआ है, सेकंड, इसमें न्यू पब्लिक, ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात होगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्टेट का रोल है वो चेंज होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एलपीजी का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो आगे चल के फिर इंडिया में भी, ठीक है, 1991 में फिर एलपीजी आता है, इसी मुन्नरू सेकंड को ध्यान में रखते हुए। जो थर्ड पार्टी गवर्नमेंट है, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग आउट हो गया, या हम बोल सकते जैसे आउटसोर्सिंग, उसके बाद जैसे लिबरलाइजेशन, एक्वाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मार्केट गवर्नेंस, ये सभी चीज़ें को ध्यान में रखना है।
ये आइडिया है, मतलब ये यही से आया है, मुन्नवरुक सेकंड से ही आया है। देन प्राइवेट इंटरेस्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है हमें अभी, प्राइवेट को मार्केट के तरफ ज़्यादा उनको, मतलब उनको लिबरल करना है। देन एम्फेसाइज करना है लीडरशिप के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। हायर करना है बेस्ट पर्सन और ट्रेन और मोटिवेट करना है उनको काम के लिए। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमें इंटर डिसिप्लिन की तरह स्टडी करना है, अलग अलग सब्जेक्ट के साथ स्टडी करना है, और इसी से यही न्यू पब्लिक मैनेजमेंट सामने आता है इस मुन्नवरुक सेकंड के वजह से। तो जो मुन्नवरुक सेकंड है, जो सितंबर 1988 में हुआ था, जिसको चेयर किए थे ड्यूट वाल्डो, इसके अंदर में मेनली इस बात की चर्चा की थी। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि स्टेट को प्रोवाइडर से फैसिलिटेटर बनना चाहिए, मतलब टॉप पे रह के सिर्फ क्या करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए, ना कि खुद नीचे जाके हर चीज़ प्रोवाइड करना चाहिए लोगों को। इस तरह से बोलना चाह रहा है, फैसिलिटेटर होना चाहिए, बस पॉलिसी बनाओ और जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, जो भी अलग थर्ड पार्टी है, उनको बोलो कि वो सारी व्यवस्था करें लोगों के लिए। इस टाइप से फैसिलिटेटर बनना है स्टेट को। देन थर्ड पार्टी गवर्नेंस, सेम कॉन्ट्रैक्टिंग आउट करना है, जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा इट मीन्स पीपीपी लेके आओ, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेके आओ। इस टाइप से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है यहाँ पे, वही प्राइवेट इंटरेस्ट को बढ़ावा देना है। लीडरशिप, टेक्नोलॉजी, प्राइवेटाइजेशन, इसके तरफ ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, और जो लोग काम करें उनको मोटिवेट करना है, ट्रेनिंग देना है, अच्छा नॉलेज देना है, अच्छे लोगों को हायर करना है मेनली, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ इंटरडिसिप्लिनरी टाइप स्टडी करना है। देन ओनली विल कम टू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इन टू द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसी से न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आता है इस मुन्नवरुक सेकंड से ही। ओके, और जो मुन्नवरुक फर्स्ट था वहाँ से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट आता है। देन बात करेंगे हम मुन्नवरुक थीर की। ओके, अब जो मुन्नवरुक ये तो सेकंड हुआ था, इसके बाद जो मेनली क्या हुआ था, इसमें दो ऐसे किताबें थे जो इससे सामने आए थे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए थे। ओके, तो अभी हम बात करेंगे मुन्नवरुक मुन्नवरुक 3 की। ओके, जो कि हुआ था 2008 में, जिसको चेयर किए थे रॉस मैरी और लेरी द्वारा। इन्होंने एक अपना किताब लिखा था, द फ्यूचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अराउंड द वर्ल्ड, द मुन्नवरुक पर्सपेक्टिव, जिसमें इन्होंने मुन्नवरुक 3 की चर्चा किया था। ठीक है, तो अभी हम समझेंगे देखिए, ये जो मुन्नवरुक 3 हुआ था, ये मेनली दो फेजेस में हुआ था। ये फर्स्ट फेज है, ये सेकंड फेज है, और दोनों फेज में मेनली इकोनॉमी, इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस के तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था। इन्होंने एम्फेसाइज किया था कंपेरेटिव स्टडी के ऊपर में, और इंसेंटिव देने की बात किया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, और इसका जो करिकुलम है उसको बढ़ाओ। ओके, उसको वाइडनिंग करो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का करिकुलम ज़्यादा से उसका स्कोप बढ़ाओ। और इस मुन्नवरुक थर्ड का जो मेन थीम था, मतलब जिसके ऊपर इन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, जो ग्लोबल एक्टिविटी हो रही है, जैसे टेररिज्म हो रहा है, इकोनॉमी के तरफ ध्यान दिया था। देन इकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। तो जो मुन्नवरुक थर्ड हुआ था, इन्होंने बात किया जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका अभी जो ध्यान है वो ग्लोबल एक्टिविटी की तरफ होना चाहिए ज़्यादा, मतलब टेररिज्म हो गया, या जैसे इकोनॉमी जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन के वजह से जो इकोनॉमी बढ़ रही है, तो उसको तरफ फोकस करना चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वायरमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इकोलॉजी की तरफ ध्यान देना चाहिए। इस बात की चर्चा हुई थी इस मुन्नवरुक थर्ड के अंदर में। ठीक है, तो ये था इवोल्यूशन ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि मेनली हुआ था जो 1968 का जो मुन्नवरुक फर्स्ट हुआ था, वहाँ से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवॉल्व हुआ था। उसके बाद जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, ये मुन्नवरुक सेकंड से हुआ था, जो 1988 में हुआ था। ठीक है, इस तरह से हमने देखा किस तरह से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सामने आता है, उसके क्या गोल्स होते हैं। देन इसके ऊपर जो अलग अलग व्यू आते हैं, जैसे रॉबर्ट टी गोल्डविस्की के व्यू बताए हमने, एंटी गोल, उसके गोल क्या है। देन फ्रेडरिक्सन के। ओके, और मुन्नवरुक सेकंड को भी समझे और थर्ड को भी हमने बहुत अच्छे से जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पब्लिक चॉइस अप्रोच को। ठीक है, बहुत डिटेल में इसको समझेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।